इज्जत शोहरत उल्फत चाहत सब कुछ इस जहां में रहता नहीं। आज जहां मैं हूं वहां कल कोई और था। यह भी एक दौर है, वह भी एक दौर था। 1990 का दशक जहां उत्तर प्रदेश और बिहार में बाहुबलियों का बोलबाला था। सरकारी ठेकेदारी में वर्चस्व, हत्या, लूटपाट और किडनैपिंग ये सब आम बात थी। उनका खौफ इतना कि सरकार किसकी बनेगी ये भी बाहुबली बूथ कैप्चरिंग करके डिसाइड करते थे। उसी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक साधारण से ब्राह्मण परिवार में जन्मा बच्चा जिसे पहलवानी का शौक था, वो उसी प्रदेश का सबसे बड़ा गैंगस्टर कैसे बन जाता है। नाम का खौफ ऐसा कि वो किसी को कॉल कर दे तो सामने वाले की हालत खराब हो जाती थी, जिसे न तो पुलिस का खौफ था न ही सरकार का। और दहशत बनाने का शौक इतना कि उस समय के बिहार के तत्कालीन मंत्री ब्रिज बिहारी को उसने पटना आईजीएमएस में घुसकर AK-47 से मौत के घाट उतार दिया था। और उसने अपनी हनक शांत करने के लिए उत्तर प्रदेश के उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की भी सुपारी ले ली थी। जब यह बात सामने आई तो पूरे प्रदेश के पुलिस महकमे में सनसनी फैल गई। अब वो पूरी तरह से बेकाबू हो चुका था। तो पहली बार उसको शांत करने के लिए STF यानी कि स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया, क्योंकि उसको शांत करना अब आम पुलिस ऑफिसर्स के बस की बात नहीं थी। और जब वो मारा गया तब तक वो 85-86 लोगों को मौत के घाट उतार चुका था। अपने 28 साल के जीवन काल में उसके जैसा अपराधी फिर कोई और नहीं बन पाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्री प्रकाश शुक्ला की। कैसे एक मामूली सा दिखने वाला लड़का अपराध का बादशाह बन गया। तो नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टोरीज विद देवेश। तो आइए जानते हैं श्री प्रकाश की कहानी देवेश की जुबानी। श्री प्रकाश शुक्ला का जन्म उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के मामखोर गांव में हुआ था। इसका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इसके पिता जो थे वो एक सरकारी स्कूल में टीचर थे। बचपन से ही श्री प्रकाश दिखने में अच्छा खासा और इसे पहलवानी का बहुत शौक था और ये अखाड़े भी जाता था पहलवानी करने के लिए। कहते हैं अगर सही तरह से वो इसमें जाता और उसे अच्छी गाइडेंस मिलती तो वो एक अच्छा पहलवान बनता। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। तो अच्छी खासी बॉडी, पहलवानी का शौक और पढ़ने लिखने में उसे मन नहीं लगता था। और धीरे धीरे वो उसी गांव में रहता है और बड़ा होता है। जब 20 साल का हो जाता है तब तक उसने कोई क्राइम नहीं किया था। उसके जीवन में क्राइम की एंट्री बड़ी ही फिल्मी स्टाइल से हुई थी। एक बार उसके गांव में कोई मेला लगा था, ये उसे ही देखने जा रहा था। साथ में उसकी बहन भी थी। तो जब ये जा रहा था तो रास्ते में 4-5 लड़कों का ग्रुप था। उसी में से एक लड़के ने इसकी बहन को देखकर सीटी बजा दी। सीटी की आवाज सुनते ही श्री प्रकाश पीछे मुड़ा। अब एक भाई के सामने अगर कोई इसकी बहन को छेड़ दे तो कोई भी भाई हो वो कुछ ना कुछ तो करेगा ही। वो पीछे मुड़ा। उन लड़कों के ग्रुप में से जिसने सीटी बजाई थी उसको पकड़ कर बहुत मारा, क्योंकि बॉडी तो इसकी वैसे ही अच्छी खासी थी, पहलवानी जो करता था। और उसको इतना मारा कि वो लड़का वहीं मर गया। ये श्री प्रकाश के जिंदगी का पहला मर्डर था, क्योंकि किसी ने उसकी बहन के लिए सीटी बजाई और उसने सुन लिया था। इसने उसको मौत के घाट उतार दिया था। अब इसके बाद श्री प्रकाश पीछे नहीं मुड़ता है, क्योंकि अब शेर के मुंह में खून लग चुका था। इसके बाद श्री प्रकाश पुलिस से बचने के लिए पहली बार गोरखपुर से बाहर निकलता है और बैंकॉक भाग जाता है। इसे भगाने में वही गोरखपुर के ही किसी लोकल नेता कोई तिवारी ने मदद की थी। फिर ये बैंकॉक में कुछ दिन छुपा रहता है, क्योंकि पुलिस भी इसकी तलाश कर रही होती है। बैंकॉक में रहते हुए इसने सोच लिया था इसे अब क्रिमिनल ही बनना है, कुछ और नहीं बनना, क्योंकि उसने एक मर्डर तो कर ही दिया था और क्रिमिनल शीट पर इसका नाम तो आ ही चुका था। तो फिर इसने पूरा मन बना लिया कि अब क्रिमिनल ही बनना है। तो इसने सोचा कि इसकी क्रिमिनल बनने में कौन मदद कर सकता है। तो उस समय 90 के दशक में सबसे चर्चित नाम जो था वो बिहार के मोकामा के सूरजभान सिंह का था, जिनका डंका उत्तर प्रदेश में भी बसता था। तो फिर ये बैंकॉक से वापस आता है। उसके बाद ये किसी तरह सूरजभान के शागिर्द में चला जाता है। सूरजभान को इसने अपना गॉडफादर बना लिया, क्योंकि वसूली और लूट करने के लिए इसको हथियार की भी जरूरत थी। तो इसे हथियार ये सब सूरजभान ही दिलवा सकता था। तो ये सूरजभान के साथ ये पूरी तरह से जुड़ गया और सूरजभान को हमेशा यह दादा कहकर बुलाता था। फिर श्री प्रकाश ये भी जानता था कि क्रिमिनल बनने के बाद पॉलिटिक्स में भी रास्ता बहुत आसानी से खुल जाता है, क्योंकि उस समय बहुत सारे लोग थे जो क्रिमिनल होकर भी लोकसभा और विधानसभा में बैठे हुए थे। तो इसके लिए भी इसे क्रिमिनल बनना बहुत ही फैसिनेटिंग लगा। फिर इसको पता चलता है कि रेलवे के ठेके में बहुत पैसे हैं, और ये इतिहास रहा है कि 90 के दशक में रेलवे के जो ठेके होते थे वो ज्यादातर क्रिमिनल या बाहुबली को ही मिलते थे। और उस समय तक सरकार जिसकी भी रहे, रेलवे के विभाग के मंत्री हमेशा बिहार से ही होते थे। इसलिए सूरजभान को उस समय ठेकेदारी बहुत आसानी से मिल जाती थी। फिर एक टेंडर खुलने वाला था गोरखपुर में, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का रेलवे का हेडक्वार्टर था गोरखपुर। उस समय गोरखपुर में 2 गैंग का वर्चस्व था रेलवे के टेंडरों में, एक हरिशंकर तिवारी ग्रुप और एक वीरेंद्र शाही ग्रुप का। और वो टेंडर वीरेंद्र शाही ग्रुप को मिल गया। इससे तिवारी ग्रुप गुस्से से पूरा तमतमा गया। फिर सूरजभान और हरिशंकर तिवारी की मुलाकात होती है और तिवारी कहते हैं कि वीरेंद्र शाही का दबदबा बढ़ते जा रहा है, हर टेंडर हमारे हाथों से निकाल कर ले जाता है, जिससे नुकसान बहुत हो रहा है। एक काम करो, इसको रास्ते से हटवा दो। तो फिर सूरजभान ये जिम्मेदारी लेता है इसको रास्ते से हटाने की। फिर ये श्री प्रकाश को बुलवाता है अपने पास। श्री प्रकाश जब AK-47
AK-47 दिखता है सूरजभान के पास तो बोलता है दादा एक हमको भी दे दो। तो सूरजभान बोलता है देंगे, बस मेरा एक काम कर दो। तो श्री प्रकाश बोलता है क्या? तो सूरजभान बोलते हैं वीरेंद्र शाही को मार दो, अगर मार दोगे तो तुमको एक नहीं दो AK-47 देंगे। तो फिर श्री प्रकाश बोलता है ठीक है। ये वो दौर था जब पुलिस के पास भी इतनी एडवांस राइफल नहीं हुआ करती थी, उनके पास भी 303 की ही राइफल होती थी। अब आप सोचेंगे कि पुलिस के पास जब ये राइफल नहीं थी तो सूरजभान के पास ये कैसे पहुंची? तो उस समय जब पुरुलिया आर्म्स ड्रॉप हुआ था, जो कि रसिया के द्वारा हुआ था, उसी के थ्रू AK-47 सूरजभान तक पहुंची थी। अब श्री प्रकाश वीरेंद्र शाही को मारने की प्लानिंग बनाता है। इसके ग्रुप में हमेशा 4 लोग ही होते थे, एक ये और 3 लोग और। ये अपना ग्रुप कभी बड़ा नहीं रखता था। फिर गोरखपुर के ही गोल गोलंबर पर वीरेंद्र शाही के एम्बेसडर पर गोली चलती है, जिसमें वीरेंद्र शाही अपना पैर ऊपर और सर नीचे कर लेता है और इसमें उसके गनर की मौत हो जाती है, लेकिन वीरेंद्र शाही बच जाता है। तो फिर श्री प्रकाश ने बोला कि दादा मैंने ट्राई तो किया लेकिन वो बच गया, मुझे AK-47 दे दो, उससे नहीं बचेगा। तो सूरजभान बोला कि नहीं, अभी नहीं दूंगा, तभी जब शाही को मार दोगे तब। तो फिर श्री प्रकाश शाही को मारने का पूरा प्लानिंग करने लगता है। फिर उसने शाही की पूरी रैकी करवाई। फिर एक दिन उसे पता चलता है कि शाही अपनी बेटी के स्कूल आने वाला है एग्जाम की रिपोर्ट कार्ड देखने। श्री प्रकाश के लिए एक बहुत अच्छा मौका था। फिर उसने सुबह से ही उस स्कूल के पास अपना डेरा बना लिया और अपने लड़कों को भी आसपास छुप कर रहने को कहा। और जैसे ही शाही स्कूल के बाहर निकला उसने उसे गोली मार दी, लेकिन इस बार शाही बच नहीं पाया और शाही मारा गया। फिर क्या था, सूरजभान से उसको AK-47 मिल गई। अब उसका आतंक और भी बढ़ गया, जहां तहां दहशत फैलाने के लिए गोली चला देता, वो भी बर्स्ट मोड में। एक बार में ही मैगजीन पूरी खा ली और किसी को भी कॉल करके धमका देता था फिरौती के लिए और बोलता था कि तुम्हारी कुंडली है मेरे पास। कुंडली इसकी भाषा में बोले तो जिसको भी ये धमकाता था उसे बताता था कि सुबह से तुम कहां कहां गए हो, क्या क्या किए हो, ये सब बताता था, जिससे अगला आदमी भी डर जाता था और सोचता था कि श्री प्रकाश इसके आसपास ही था। फिर बोलता था कि जान प्यारी है तो पैसा भेज दो वरना मारे जाओगे। आदमी भी डर के कारण पैसा भेज देता था। अब भला जान किसको प्यारी नहीं होती है। तो अब जानते हैं ये कुंडली निकलवाता कैसे था। तो ये किसी भी कॉलेज के स्टूडेंट को कॉल करता था गोरखपुर में और बोलता था कि इस आदमी पर तुम नजर रखना, पूरे दिन उसने क्या क्या किया फिर मुझे शाम को बताना। इसके एवज में श्री प्रकाश उसको पैसे भी देता था। बच्चा भी खुश हो जाता था। फिर वो उसकी रेकी कर पूरी बायोडाटा देता था श्री प्रकाश को। फिर श्री प्रकाश भी कॉल करके धमकाता था कि सुबह में तुम यहाँ थे, वहां तुमने ये सब्जी खरीदी, कौन सी सब्जी खरीदी, ये सब बताता था। और फिर बोलता था कि मैं उस समय भी तुमको गोली मार सकता था लेकिन नहीं मारा, तो जान प्यारी है तो पैसा भेज दो। फिर मरता क्या ना करता, वो भी पैसे भेज देता था। इसके डर का आलम इतना हो गया था कि एक बार हाईवे पर रूटीन चेकिंग चल रही थी। पुलिस ने इसकी गाड़ी रोकी और पूछा क्या नाम है, कहाँ जा रहे हो। ये डरा नहीं, इसने बोला मेरा नाम है श्री प्रकाश शुक्ला और ये AK-47 है, और कुछ पूछना है। पुलिस वाला भी डर के पीछे हट गया और बैरिकेटिंग भी खोल दिया। फिर ये निकल जाता है वहां से। उसके कुछ ही दिन बाद एक बहुत बड़े बिजनेसमैन यूपी के कुणाल रस्तोगी, जो पूरे नॉर्थ इंडिया के सबसे बड़े बोतल मैन्युफैक्चरर थे, उनके बेटे को श्री प्रकाश किडनैप करने की कोशिश करता है। जब कुणाल रस्तोगी के साथ उनका बेटा कहीं जा रहा होता है कार से, तो ये बीच में उनको रोक के उनके बेटे को उठाने की कोशिश करता है श्री प्रकाश। जब कुणाल रस्तोगी उनका विरोध करते हैं तो वो उन्हें वहीं गोली मार देता है और बेटे को उठाकर ले जाता है। अब इस किडनैपिंग से भी बड़ा हंगामा होता है यूपी में, क्योंकि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन, उनको गोली मार के हत्या, फिर उनके बेटे को किडनैप करके ले जाना। यूपी पुलिस पूरी कोशिश कर लेती है लेकिन बच्चे को बरामद नहीं कर पाती है। फिर बाद में 1 करोड़ में डील होता है कुणाल रस्तोगी के फैमिली से। फैमिली वाले सोचते हैं बाप तो चला गया, कहीं बेटा ना चला जाए, यही सोच के फैमिली वाले उसे 1 करोड़ रुपये दे देते हैं। फिर जाकर श्री प्रकाश उनके बेटे को छोड़ता है। ये इंसिडेंट भी श्री प्रकाश को बड़ा क्रिमिनल बनाने में मदद करती है। फिर अखबारों में उसकी सुर्खियाँ छपती है। लेकिन अभी तक कमाल की बात यह था कि श्री प्रकाश शुक्ला की तस्वीर किसी के पास नहीं थी। उसने अभी तक इतना मर्डर किया, बैंकॉक गया, वहां से वापस आया, लेकिन तस्वीर किसी के पास नहीं थी। लेकिन कहानियां सबको पता थी। अब यहाँ से श्री प्रकाश का कद और भी बढ़ रहा था। इसी बीच श्री प्रकाश ने और भी एक ऐसा क्राइम किया जिससे लगा कि अब पानी सर से ऊपर उठ गया है। वो था बिहार में एक नेता थे ब्रिज बिहारी प्रसाद। तो जून 1998 में ब्रिज बिहारी प्रसाद बिहार सरकार में मंत्री थे और इंदिरा गांधी हॉस्पिटल पटना में वो भर्ती थे। उनका कोई इलाज ये सब चल रहा था वहाँ पे। तो श्री प्रकाश को पता था कि ब्रिज बिहारी कब कब वहाँ पर आते हैं। तो जून 1998 में अपनी सरकारी लाल बत्ती की गाड़ी में ब्रिज बिहारी प्रसाद हॉस्पिटल जैसे ही पहुंचते हैं इंदिरा गांधी हॉस्पिटल के गेट पे, तो यहाँ पहले से ही श्री प्रकाश शुक्ला अपने 2 दोस्तों के साथ वहां पर वेट कर रहा था। और वो जैसे ही अपने लाल बत्ती वाले गाड़ी से उतरते हैं और उनके पास गनर भी था मंत्री के पास। किसी को मौका नहीं मिलता और AK-47 का मुंह सीधे उनके तरफ होता है और बस्ट फायर करता है
और मर्डर कर देता है हॉस्पिटल के गेट पर एक बिहार सरकार के मंत्री का। अब इस मंत्री के मर्डर के बाद जाहिर सी बात है हाहाकार मच जाता है और नाम आता है फिर सुर्खियों में श्री प्रकाश शुक्ला का। इस मर्डर के पीछे भी रेलवे के ठेका का ही मैटर था। श्री प्रकाश चाहता था कि पूरे रेलवे के ठेके पर उसका एक छत्र राज हो, तो ब्रिज बिहारी बीच में आ रहे थे तो इसने उन्हें रास्ते से ही हटा दिया। इस मर्डर के कुछ दिन बाद उसने एक और एमएलए अजीत सरकार को अपने AK-47 से मार दिया। ये मर्डर भी रेलवे के ठेके और टेंडर के लिए हुआ था। अब ये दो मर्डर जब अचानक से हुए, एक तो हो चुका था वीरेंद्र शाही का, फिर बिहार के एक मंत्री का, फिर एक और एमएलए का, तो पुलिस भी हरकत में थी, पूरी यूपी और बिहार दोनों में। इसी बीच एक ऐसी खबर आई कि यूपी पुलिस के हाथ पैर दोनों फूल गए। खबर ये थी कि श्री प्रकाश शुक्ला के अगले जो टारगेट है वो यूपी के चीफ मिनिस्टर कल्याण सिंह, और कल्याण सिंह की सुपारी दी गई है और सुपारी 6 करोड़ की है। तो बड़े बड़े नेता के मर्डर से जाहिर सी बात है हरकंप तो मच चुका था। यूपी पुलिस को जब पता चला कि अब सीधे चीफ मिनिस्टर की सुपारी दी गई है और सुपारी 6 करोड़ की है तो उनका हालत खराब था। ये सुपारी का खुलासा किए यूपी के ही बहुत बड़े नेता साक्षी महाराज ने। उन्होंने ही बताया था कि सीएम की सुपारी दी गई है 6 करोड़ की, लेकिन सुपारी किसने दी है ये नहीं बताया था उन्होंने। ये बात जब पुलिस तक पहुंची तो पुलिस के हाथ पैर फूले। इसके बाद एक मीटिंग हुई, फिर तय हुआ कि अब कैसे निपटा जाए। फिर मीटिंग में तय हुआ कि थाने की पुलिस श्री प्रकाश शुक्ला का कुछ बिगाड़ नहीं सकती, इसके लिए स्पेशल फोर्स चाहिए। और इस स्पेशल फोर्स की मांग के पीछे की एक वजह भी थी कि 9 सितंबर 1997 में एक बार श्री प्रकाश शुक्ला के बारे में खबर मिली थी कि वो लखनऊ के हजरतगंज के जनपद इलाके के सैलून में अपना बाल कटवाने आने वाला। एक मुखबिर ने यह खबर दी थी, तो पुलिस को यह पुख्ता मालूम था कि वो आने वाला, लेकिन यह भी था कि AK-47 से आता है। तो पुलिस ने पूरी घेराबंदी की सैलून के आसपास। बाकायदा श्री प्रकाश शुक्ला आया भी, इनकाउंटर भी हुआ, लेकिन श्री प्रकाश शुक्ला AK-47 से गोली चलाते हुए वहां से निकल गया। इस इनकाउंटर में ये पूरा इनकाउंटर फेल रहा और एक सब इंस्पेक्टर की मौत हो गई इस गोलाबारी में। इससे पहले भी एक मुठभेड़ हुई थी श्री प्रकाश शुक्ला के साथ पुलिस की, उसमें भी श्री प्रकाश शुक्ला बच निकला था। फिर ये सारी चीजें, इतने मर्डर और बिहार के मंत्री का मर्डर, वो भी सिक्योरिटी के बीच, और अब सीएम की सुपारी की बात आई तो फिर यूपी पुलिस ने तय किया और सीएम से बात की कल्याण सिंह से ही कि हमें श्री प्रकाश को पकड़ने या मारने के लिए स्पेशल फोर्स चाहिए। तब 4 मई 1998 को सीएम के आदेश पर STF का गठन हुआ, स्पेशल टास्क फोर्स, और इसके हेड बनाए गए अजय राज शर्मा जो ADG थे उस वक्त यूपी के। और 43 क्रिमिनल्स की एक लिस्ट दी गई जिनको या तो पकड़ना था या मारना था, और 43 लोगों में पहला नाम श्री प्रकाश शुक्ला का था। 50 बेस्ट पुलिस ऑफिसर्स चुने गए पूरे प्रदेश में अलग अलग विभाग से, और उन 50 लोगों को STF में रखा गया। उन्हें तमाम आधुनिक हथियार दिए गए, सर्विलांस की फैसिलिटी दी गई, मोबाइल टैपिंग और ये सारी चीजें। और इनका पहला टारगेट था सीधे श्री प्रकाश शुक्ला। अब श्री प्रकाश शुक्ला के ये पीछे लग गए, लेकिन दिक्कत ये थी कि श्री प्रकाश शुक्ला की कोई तस्वीर इनके पास नहीं थी, कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन एक चीज हुआ, STF बनने के बाद उस वक्त मोबाइल नया नया आया था और श्री प्रकाश शुक्ला मोबाइल का बहुत शौकीन था। और वो कई बार कहता था कि उसके एक दिन का मोबाइल का बिल 5000 आता है, और वो मोबाइल पर बहुत बात करता था। 2-3 चीजें उसकी जिंदगी में थी, अगर वो नहीं होती तो शायद वो मारा नहीं जाता। एक तो मोबाइल पर बात करने का शौक, अय्यासी का शौक, बड़े बड़े होटलों में जाना, महंगी महंगी गाड़ी में घूमना, और गर्लफ्रेंड बनाना उसकी कमजोरी थी। तो STF ने ये सारी जानकारी इकट्ठा की तो फिर उसके मोबाइल का नंबर भी पता चला, लेकिन वो मोबाइल में सिम बदल बदल कर बात करता था। और सर्विलांस में जो उसका नंबर आया उसके पास 14 सिम थे जो अलग अलग नंबर थे जिनसे वो बात करता था, और वो बहुत सारी लड़कियों से बात करता था। STF की टीम लगी रही। इसी बीच में पुलिस को पता चला कि जब इसका मोबाइल सर्विलांस पे था तो ये अपने एक गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है, तो नंबर आया तो इसका लोकेशन क्या है, वो दिल्ली है। तो पुलिस को लगा कि ये दिल्ली में क्या कर रहा है। फिर मुखबिर से जानकारी मिली कि दिल्ली से 22 सितंबर 1998 की सुबह श्री प्रकाश दिल्ली से रांची जाने वाला है। रांची में इसे कुछ हथियार लेने थे सूरजभान के ही लोगों से। तो पुलिस की टीम एयरपोर्ट पर आती है, एयरपोर्ट पर पूरी घेराबंदी करती है, लेकिन ये मिलता नहीं है क्योंकि उसको शक हो गया था कि जहाँ जहाँ ये जाता है पुलिस पहले से ही इसका इंतजार करते रहती है। मोबाइल से भी इसका लोकेशन पता चल जाता, तो ये मोबाइल बदलना शुरू कर दिया था। ये अपने आखिरी दिनों में भी मोबाइल से बात करना भी कम कर दिया था और PCO से जाकर बात करता था। लेकिन इसकी एक जो गर्लफ्रेंड थी जिसका दिल्ली या गाजियाबाद में जिसका हमेशा लोकेशन मिलता था, वो मोबाइल से बात करती थी। उसकी गर्लफ्रेंड का मोबाइल सर्विलांस पे था। STF को 23 सितंबर 1998 को पता चलता है सुबह में कि उसकी गर्लफ्रेंड जिसका गाजियाबाद के इंदिरापुरम में लोकेशन है, जिसका जहाँ से वो मोबाइल पर बात कर रही है, वहीं एक PCO है। श्री प्रकाश शुक्ला बात कर रहा था। श्री प्रकाश शुक्ला जो था वो PCO से बात कर रहा था, उसकी गर्लफ्रेंड मोबाइल से बात कर रही थी।
और ये जो इलाका है वो गाजियाबाद दिल्ली के एकदम नज़दीक है। और पुलिस को जब ये लोकेशन पता चलता है तो एसटीएफ की टीम फ़ौरन तैयार होती है और एसटीएफ की टीम वहाँ पहुँचती है। तब तक ये गाड़ी में बैठ चुका होता है और गाड़ी में इसके साथ 2 और लोग थे, 2 इसके साथी। अब पुलिस इसका पीछा कर रही होती है, श्री प्रकाश शुक्ला की गाड़ी आगे आगे। तब तक श्री प्रकाश शुक्ला को पता चल जाता है पुलिस इसका पीछा कर रही है, पुलिस उसे मार डालेगी। लेकिन उस दिन खुशमती से वो AK-47 लेके नहीं चल रहा था। उसे रांची जाना था एयरपोर्ट से, सो वो AK-47 लेके तभी चलता था जब वो कार से ट्रैवल करता था। लेकिन उसे उस दिन तो एयरपोर्ट से रांची जाना था, तो उसके पास AK-47 नहीं था। पिस्टल तो थे तीनों के पास, लेकिन AK-47 नहीं थी, तो वो यहाँ पर फंस गया। इधर एसटीएफ की टीम ने उसे इंदिरापुरम के एक सुनसान जगह पर, जहाँ बिल्डिंग ये सब बन रही थी, वहाँ पर जाके घेर लिया। उसके बाद दोनों तरफ से फायरिंग हुई। श्री प्रकाश शुक्ला और उसके दोस्तों ने पिस्टल से फायरिंग की, उधर एसटीएफ ने फायरिंग की। उधर से 14 राउंड गोलियां चली श्री प्रकाश शुक्ला की तरफ से, क्योंकि पिस्टन में और गोलियां नहीं थी उनके पास। और इधर से करीब 45 राउंड गोलियां चली एसटीएफ की तरफ से और श्री प्रकाश शुक्ला मारा गया वहां पर। इसके बाद सीएम ये सब को खबर दी गई, क्योंकि ये बहुत बड़ी कैच थी उस समय की। बड़ा एक सक्सेसफुल ऑपरेशन था, एक ऐसे शख्स जिसने यूपी में आतंक मचा रखा था। ये तो पूरी कहानी है जो पुलिस का वर्जन है। लेकिन एक दूसरी कहानी भी है इसके क्लाइमेक्स में। वो ये है कि इसके मोबाइल लोकेशन से और मुखबिर से पता चलता है कि ये दिल्ली से रांची जाने वाला हथियार की खेप लेने के लिए। तो दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में इसको दिल्ली में एयरपोर्ट के पास ही पकड़ लिया गया। पकड़ने के बाद इसको रखा गया, फिर बाद में गाजियाबाद ले जाके उसी जगह पर जहां इनकाउंटर हुआ था वहां ले जाकर गोली मार दी। ये दूसरा वर्जन है जिसकी पुष्टि नहीं हुई है कभी, लेकिन मीडिया में ये खबरें तैरती रही हैं शुरू से ही कि उसका पीछा करके नहीं मारा गया, बल्कि उसको एयरपोर्ट से उठा लिया गया था, उसके बाद ले जाकर मारा गया, क्योंकि श्री प्रकाश को पकड़ने का कोई इरादा भी नहीं था पुलिस का। ये 2 वर्जन है। खैर, श्री प्रकाश शुक्ला के मौत के बाद उसके सारे कॉल डिटेल्स खंगाले गए। उसके गाड़ी से एक डायरी मिली, बहुत सारे नेताओं के फ़ोन नंबर्स मिले, नाम मिले, पुलिस वालों के नंबर मिले, नाम मिले, IAS अफसरों के नंबर्स मिले और नाम मिले। और उस समय जब एसटीएफ ने जांच की तो उन चीज़ों को दबा दिया गया। कहते हैं बहुत बड़े बड़े नाम थे नेताओं के, अफसरों के, और ये लोग उसको संरक्षण देते थे श्री प्रकाश शुक्ला को। उसके बदले में श्री प्रकाश शुक्ला उनको पैसे देता था। बट कभी भी कोई बड़ा अफसर, कोई बड़ा नेता या कोई बड़ा पुलिस अफसर किसी के खिलाफ कोई केस नहीं बना इस मामले में, श्री प्रकाश शुक्ला जैसा क्रिमिनल की मदद करने में। पुलिस जब इसके बारे में ऑफ द रिकॉर्ड बात करती है तो उन्होंने बताया कि उन्होंने बहुत सारे क्रिमिनल्स देखे, लेकिन श्री प्रकाश शुक्ला जैसा सनका हुआ और पागल नहीं देखा। पहले मर्डर को आप क्राइम की कैटेगरी में भी नहीं रख सकते, क्योंकि इसकी बहन की छेड़खानी का मामला था और इसने भाई के नाते मर्डर किया, वो बात तो समझ में आती है। लेकिन उसके बाद इसने जो किया वो कोई कर ही नहीं सकता। इसका मानना था कि पूरे यूपी और बिहार में जितने भी रेलवे के ठेके और टेंडर निकले इसके नाम पर ही निकले और किसी दूसरे के नाम पे नहीं आना चाहिए। इसकी एक और कहानी थी, एक ऐसी ही 4 ठेकेदार जो रेलवे के ठेके लेते रहते थे, उनको इसने धमकाया कि अपना नाम हटा लो। तो उन्होंने नहीं हटाया तो लखनऊ के एक दिलीप होटल में ये लोग मौजूद थे और उस दिलीप होटल में ये चारों ठेकेदार थे। और ये बात है 1997 अगस्त की। दिलीप होटल के रूप में 8 लोग, जिनको टेंडर मिल गया था, 4 ठेकेदार और उनके 4 दोस्त जश्न मना रहे थे। उनको टेंडर मिल गया था तो श्री प्रकाश गुस्से में वहां पहुंचता है, रूम में घुसकर 4 ठेकेदारों को रोकता है और उनके 4 दोस्तों को बोलता है, मेरा नाम है श्री प्रकाश शुक्ला, तुम लोग चले जाओ यहाँ से। जब चारों दोस्त बाहर निकलते हैं रूम से तो वो चारों ठेकेदार को AK-47 से गोली मार देता है और 4 ठेकेदार की मौत ऐसे होती है। इसका एक शौक ये भी था कि जब भी यह किसी से मिलता था, इवन पुलिस वाले से, ये अपना नाम जरूर बताता था, श्री प्रकाश शुक्ला हूँ मैं, मेरा नाम है, और कहते थे कि इतना ही काफ़ी होता था। और वो यही चाहता था, इसका यही था कि रेलवे के सारे ठेकों पर इसका नाम हो, फिर अपने गुरु की तरह, सूरजभान की तरह ये असेंबली में जाए, विधानसभा फिर लोकसभा में, और उसकी तैयारी भी कर रहा था। और इसका ये था कि बस चुनाव लड़ना है। लेकिन जो ये सीएम की सुपारी की बात पुलिस के कानों तक पहुंची तब पुलिस के हाथ पैर फूल गए और इसको और कहें कि ये अब बहुत ज़्यादा हो गया, अब इसका कुछ करना पड़ेगा। फिर इसके लिए STF बना, फिर ये पूरा ऑपरेशन चला और ये मारा गया। तो ये थी श्री प्रकाश शुक्ला की पूरी कहानी। आप अपना कोई भी सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। फिर मिलते हैं कल कोई और कहानी में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर।